नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेबल्स के अंदर दो स्पेशल एट्रीब्यूट्स की। एक का नाम है कॉल स्पैन, एक का नाम है रो स्पैन। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता है तो ये है कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। स्पैन का जब हम यहाँ पर मतलब समझ रहे हैं तो स्पैन का मतलब हमें ये देखना है कि स्पैन यानी कितना एरिया घेरा जाता है, यानी एक सेल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है एक टेबल के अंदर। यूजुअली जब मैं कोई नॉर्मल सी टेबल क्रिएट करती हूँ, जैसे हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक सेल की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि ये एक रो ऑक्यूपाई कर रहा है और एक कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये कितनी कॉलम्स में आता है, फ्रूटी वाला सेल ये एक कॉलम में आता है। इस तरीके से देखा जाए कि ये कितने रोज में आता है, फ्रूटी वाला सेल ये एक ही रो के अंदर आता है। अगर मैं आइटम की बात करूं तो ये भी एक रो ऑक्यूपाई कर रहा है और एक कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब भी हम टेबल्स के अंदर डेटा को लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सेल कितना स्पैन लेता है यानी कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, वो एक रो एंड एक कॉलम के बराबर एरिया ऑक्यूपाई करता है। पर कभी कभी मुझे ऐसी टेबल्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है जिसमें एक पर्टिकुलर सेल जो है वो मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज तक स्पैन करे यानी एरिया घेरे, तो उस केस में हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इस टेबल का एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो फ्रूटी वाला सेल है वो एक कॉलम एंड एक रो ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरा जो 10 वाला सेल है ये भी एक रो एंड एक कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। बट अगर मैं इस प्राइस वाले सेल को देखूं तो प्राइस वाला सेल रो वाइज अगर देखा जाए तो एक ही रो में आता है, बट कॉलम वाइज देखा जाए तो प्राइस के अंदर इंटरनली अपने दो कॉलम्स बन रहे हैं। ये एक कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है। तो प्राइस एक तरीके से दो कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर मैं प्राइस वाले सेल की बात करूं तो ये क्या कर रहा है, एक रो को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड दो कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इस आइटम वाले सेल की बात करूं, आइटम वाला सेल कॉलम्स कितने ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉलम तो ये एक ही ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन में एक ही सिंगल लाइन है जो इसके सारे डेटा टेबल के अक्रॉस निकल सकती है। बट अगर रोज की बात करूं तो रो में मुझे दो लाइंस खींचनी पड़ेगी सारे के सारे डेटा को कवर करने के लिए, मतलब पूरे सेल को कवर करने के लिए। तो आइटम एक तरीके से दो रोज को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं कि जो मेरा आइटम वाला सेल है उसमें मेरे पास दो रोज ऑक्यूपाई हो रही है एंड एक कॉलम ऑक्यूपाई हो रहा है। तो जहां पर भी एक कॉलम है एक रो है, इसके लिए तो मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक सेल एक रो एक कॉलम लेगा ही लेगा। बट अगर मुझे इससे ज्यादा रोज एंड कॉलम्स उसको देने हैं, जैसे यहाँ पर प्राइस को अगर मुझे दो कॉलम्स देने हैं तो मैं कॉल स्पैन एक एट्रीब्यूट है जिसको यूज कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू को मैं कर दूंगी 2। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हमेशा 1 रहती है, पर कॉल स्पैन लिखकर जब भी मैं इस प्राइस वाले हेडर को क्रिएट करूंगी, यानी मैं इस तरीके से जब लिखूंगी TH एंड उसके अंदर मैं डिस्प्ले कराने वाली हूं प्राइस को, तो TH के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू कॉल स्पैन। यहां पर मैं लिखूंगी कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो बाय डिफॉल्ट एक रो लेगा, पर कॉलम कितने लेगा, कॉलम 2 के बराबर लेगा। तो तब जाकर वो दो कॉलम्स के अक्रॉस स्प्रेड हो जाएगा। उसी तरीके से आइटम की अगर मुझे बात करनी है तो आइटम को जब मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी TH एंड इसके लिए मैं अपने रो स्पैन की वैल्यू को करने वाली हूँ 2 के बराबर एंड यहाँ पर हम लिख देंगे आइटम TH। तो इस तरीके से जब मैं आइटम को लिखूंगी तो ये इतना साइज में बड़ा होगा एंड प्राइस को लिखेंगे तो ये इतना साइज में बड़ा होगा। तो अगर समराइज किया जाए तो कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन वो एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी हेल्प से हम ऐसे सेल क्रिएट करते हैं जो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को घेरते हैं या उनको स्पैन करते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से अब हम इस टेबल को थोड़ा सा रिक्रिएट करने वाले हैं। रिक्रिएट करने के लिए एक बार समझते हैं कि इस टेबल के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये यहाँ पर फिक्स हो गया कि ये मेरी टेबल का कैप्शन है फूड मेन्यू। अब टेबल के अंदर क्या चेंज हो गया है, पहले आइटम्स जैसे लिखे थे वैसे ही आइटम्स लिखे हैं, बट इस बार प्राइस सिर्फ रुपीज़ में नहीं है। यहाँ पर प्राइस रुपीज़ में है यानी इंडियन रुपी INR, और यहाँ पर प्राइस US डॉलर्स में है। तो ये USD मैंने इसका टाइटल दे दिया है, ये इसका INR टाइटल दे दिया है। तो सेम आइटम को अगर आप चाहे तो इंडियन रुपी में भी खरीद सकते हैं, चाहे तो US डॉलर में भी खरीद सकते हैं। इस टेबल को हम रिक्रिएट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर हेडर क्या है। हेडर एंड मेन बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं। मेरी टेबल के अंदर ये मेरा हेडर है एंड ये मेरी मेन बॉडी है। अब इसके अंदर रो वाइज अगर बात करें तो मुझे पता है कि ये मेरी एक रो है एंड ये मेरी
दूसरी रो है। तो हेडर के अंदर मुझे पता है कि मुझे 2 रोज को क्रिएट करना होता है। कौन से टैग की हेल्प से करेंगे हम? टीआर टैग की हेल्प से। अगर मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी काफी सिंपल सी हमें दिख रही है, बट इस बार एक चेंज है छोटा सा कि एक रो के अंदर पहले क्या होता था, 2 हम डेटा सेल्स क्रिएट करते थे, यानी 2 हम कॉलम्स को क्रिएट करते थे। इस बार हर रो के अंदर 3 कॉलम्स को हम क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये काफी सिंपल होने वाला है। इसको हम रो वाइज क्रिएट कर देंगे, जिसके अंदर बाहर मेरा टीआर टैग होगा एंड अंदर की तरफ मेरा टीडी टैग होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मली इजी पार्ट कर लेते हैं, यानी अपना कैप्शन क्रिएट करते हैं पहले एंड इसकी बॉडी को क्रिएट करते हैं। एंड हेडर को अभी के लिए हम नहीं टच कर रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगी, एक नई टेबल में क्रिएट करने वाली हूं। टेबल का सबसे पहले कैप्शन लिख लेते हैं। कैप्शन इज गोइंग टू बी फूड मेन्यू। ऊपर वाली जो टेबल है इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इस टेबल को हम दोबारा रिक्रिएट ही करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे अपनी टेबल का हेडर क्रिएट करना है, तो उसको अभी के लिए हम खाली छोड़ेंगे एंड मुझे अपनी टेबल की बॉडी क्रिएट करनी है। बॉडी क्रिएट करने के लिए मुझे 3 रोज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरी फर्स्ट रो हो गई। अब फर्स्ट रो के अंदर मुझे 3 सेल्स को क्रिएट करना है, तो 3 तरीके का डेटा मैं डिस्प्ले कराऊंगी। सबसे पहले मैं डिस्प्ले कराने वाली हूँ फ्रूटी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम डिस्प्ले कराने वाले हैं उसका इंडियन रुपी में प्राइस विच इज़ इक्वल टू 10 एंड उसके बाद हम डिस्प्ले कराने वाले हैं उसका यूएस डॉलर्स में प्राइस विच इज़ इक्वल टू 0.14। तो ये मैंने एक रो को क्रिएट कर दिया। इसी सिमिलर तरीके से मैं 2 और रोज क्रिएट करूंगी। अपने आइटम को चेंज कर लेते हैं। समोसा 12 रुपीज़ 0.17। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास चिप्स 20 रुपीज़ 0.28। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर मैंने किया रिफ्रेश, तो फूड मेन्यू ऊपर आ गया एंड मेरी टेबल का पूरा डेटा मेरे पास आ गया। अब बाकी काम है हेडर को क्रिएट करने का। हेडर को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ समझने के लिए अभी के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, बॉर्डर को मैं डिस्प्ले कराने वाली हूँ ताकि हमें समझ में आए कि चीज़ें चल क्या रही हैं टेबल के अंदर। इस तरीके की टेबल अभी मेरे पास क्रिएट हुई है जिसमें 3 कॉलम्स हैं एक सिंगल रो के अंदर। अब हेडर को क्रिएट करते हैं। हेडर को क्रिएट करने के लिए मैंने पहले ही समझ लिया था कि मुझे 2 रोज को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं ये टीआर टैग से एंड फिर मैंने क्रिएट की है अपनी सेकंड रो। तो 2 टीआर टैग्स को मैंने यूज़ कर लिया। अब फर्स्ट रो के अंदर कौन कौन से आइटम आ रहे हैं वो मुझे देखना है। ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं टेबल से। फर्स्ट रो के अंदर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर देख सकती हूँ कि एक तो आइटम आ रहा है फर्स्ट रो में, एक मेरे पास प्राइस आ रहा है फर्स्ट रो में। तो 2 हेडर टैग की हेल्प से ये चीज़ें मैं लिखने वाली हूँ। एक होगा मेरा आइटम, एक होगा मेरा प्राइस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी फर्स्ट रो के अंदर पहला मेरा हेडर टैग जिसके अंदर आएगा आइटम एंड उसके बाद सेकंड टैग जिसके अंदर आएगा मेरा प्राइस। पर एक चीज़ है जो हम पहले ही कॉल स्पैन एंड रो स्पैन की हेल्प से समझ चुके हैं, वो ये चीज़ कि आइटम के अंदर क्या होने वाला है, आइटम के अंदर रो स्पैन की वैल्यू 2 होने वाली है क्योंकि ये कितनी रोज ऑक्यूपाई करता है, ये 2 रोज ऑक्यूपाई करता है बाय डिफॉल्ट। एंड प्राइस के अंदर कॉल स्पैन की वैल्यू 2 होने वाली है क्योंकि ये कितने कॉलम ऑक्यूपाई करता है, ये 2 कॉलम ऑक्यूपाई करता है क्योंकि इससे 2 वर्टिकल लाइन्स निकल सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कितने कॉलम्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, जितनी वर्टिकल लाइन्स वहाँ से निकल सकती हैं पूरी टेबल को कवर करती हुई। एंड कैसे पता चलता है कितनी रोज ऑक्यूपाई हो रही है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस वहां से निकल सकती हैं अपने पूरे के पूरे टेबल को कवर करती हुई। तो यहां से आइटम के लिए हम रो स्पैन की वैल्यू को लिखेंगे रो स्पैन इक्वल्स टू 2 एंड प्राइस के लिए हम कॉलम स्पैन को लिखेंगे इक्वल टू 2। इसको कर लेते हैं सेव एंड अभी के लिए जो मेरी टेबल दिखेगी वो कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें अभी सिर्फ आइटम दिख रहा है, सिर्फ प्राइस दिख रहा है। पर जैसे ही मैं सेकंड रो के अंदर 2 और हेडर्स को क्रिएट करूंगी, कौन से 2 हेडर्स, सेकंड रो की बात कर लेते हैं। सेकंड रो के अंदर मेरे पास इस तरीके से 3 आइटम है, एक है आइटम, एक है इंडियन रुपीस, एक है यूएसडी। ये 3 हेडर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आइटम को मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ अपनी फर्स्ट रो के अंदर, वो बस स्प्रेड होके सेकंड रो तक आ जाएगा, तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगी। मैं क्या करूंगी, मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट्स को क्रिएट करना है। फर्स्ट इज गोइंग टू बी INR वाला मेरा हेडर, सेकेंड इज गोइंग टू बी USD वाला हेडर। तो यहाँ पर 2 हेडर्स को क्रिएट करते हैं। पहला होगा मेरे पास INR एंड दूसरा होगा मेरे पास USD। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरी टेबल बिल्कुल वैसी दिख रही है जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम डिटेल में देख सकते हैं कि आइटम को टेबल के अंदर, कोड के अंदर मैंने एक ही बार क्रिएट किया, पर क्योंकि उसके साथ मैंने रो स्पैन एट्रीब्यूट को यूज किया तो वो 2 रोज तक स्प्रेड होकर आ गई है। प्राइस को मैंने क्रिएट तो एक ही बार किया, पर क्योंकि उसके अंदर कॉल स्पैन को मैंने 2 वैल्यू दे दी तो वो स्प्रेड हो गया है 2 कॉलम्स तक।
एंड आइटम स्प्रेड हो गया है 2 रोज तक। तो इस तरीके से कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं जब भी हम चाहते हैं कि मेरा कोई पर्टिकुलर सेल मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स तक पहुंच पाए। अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिक्रिएट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग HTML, यानी मुझे जो ये टेबल दी हुई है इसको मुझे रिक्रिएट करना है। एक बार टेबल को देखते हैं, डेटा क्या दिया हुआ है। टेबल के ऊपर उसका टाइटल मुझे दिख रहा है, उसका कैप्शन दिख रहा है, अ टेस्ट टेबल विद मर्ज्ड सेल्स। इस तरीके का मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है ये एक तरीके से मेरा हेडर होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर सारा का सारा जो फॉन्ट टाइप है कुछ भी बोल्ड नहीं दिख रहा, तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि यहाँ पर हेडर में कुछ भी नहीं है, सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो TD सेल्स के अंदर मैं लिख सकती हूँ, यानी डेटा सेल्स के अंदर सारी डिटेल लिखी जा सकती है। TH सेल को मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हेडिंग यूजुअली बोल्ड होती है एंड इस टेबल के अंदर कुछ भी मुझे बोल्ड में दिखाई नहीं दे रहा। तो अब एक बार समझते हैं कितने रोज एंड कितने कॉलम्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करूं तो ये मेरी एक रो बन जाएगी, ये मेरी सेकंड रो बन जाएगी, ये मेरी थर्ड रो बन जाएगी एंड ये मेरी फोर्थ रो बन जाएगी। तो कितने TR टैग्स यूज़ करने की ज़रूरत है? मुझे 4 TR टैग्स यूज़ करने की ज़रूरत है। TR टैग्स के अंदर जो मेरे लास्ट वाले 2 हैं ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस वाले TR टैग में मुझे 4 सेल्स को क्रिएट करना है, इस वाले TR टैग के अंदर मुझे इन 4 सेल्स को क्रिएट करना है। एक बार क्या करते हैं, इजी पार्ट्स पर फोकस करते हैं। पहले मैं क्या करने वाली हूँ, टेबल क्रिएट करूंगी जिसका एक कैप्शन देने वाली हूँ एंड लास्ट की ये जो 2 रोज हैं इसके लिए मैं पूरा का पूरा डेटा रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो अपनी फाइल से जो हमारी पुरानी टेबल है इसको हम कंप्लीटली डिलीट करने वाले हैं। मैं क्या करूँगी, एक टेबल बनाऊंगी। टेबल के अंदर मैं कैप्शन देने वाली हूँ और टेस्ट टेबल विथ मर्ज्ड सेल्स। तो इस तरीके का मैंने कैप्शन दे दिया है। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे 4 रोज को क्रिएट करना है, तो 4 रोज को क्रिएट करने के लिए 4 TR टैग्स को हम यूज़ कर रहे होंगे। कोई भी इसमें से हेडर नहीं होने वाला है। अब ये सारा का सारा जो डेटा है इसको मैं T बॉडी में भी लिख सकती हूँ, बट अभी के लिए हम सिमेंटिक्स को स्किप कर रहे हैं क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्प्ले कराने में अब टेबल रिक्रिएट करने पर ध्यान देना है। लास्ट की जो रोज हैं, सेकेंड लास्ट जो थी यानी थर्ड जो रो है मेरी, उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर मुझे पता है कि मेरे पास 4 सेल्स हैं। कौन से 4 सेल्स हैं? एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। इन चारों सेल्स को मैं क्रिएट करने वाली हूँ। पहले बना लेते हैं TD टैग, यहाँ पर लिखेंगे मेल्स। इसी सेम तरीके से दोबारा मेरे पास आ जाएगा टैग, यहाँ पर मैं लिखूँगी 1.9, दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे 0.003 एंड दोबारा से TD, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 40%। सेम 4 चीज़ें मुझे रिक्रिएट करनी है अपने लास्ट रो के अंदर। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ फीमेल्स। 1.9 की जगह ये 1.7 हो जाएगा, ये 0.002 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 43%। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास कुछ इस तरीके की टेबल रिक्रिएट हो गई है। अब ये टेबल जैसी लग नहीं लग रही तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देती हूँ छोटी सी, बॉर्डर इज इक्वल टू ब्लैक। तो बॉर्डर क्रिएट करके इस तरीके से लास्ट की जो 2 रोज हैं वो मेरे पास कंप्लीटली रिक्रिएट हो गई हैं। अब मुझे ध्यान देना है ऊपर वाले पार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मैंने कॉल स्पैन एंड रो स्पैन जैसे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए होंगे क्योंकि एक सेल मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स तक स्प्रेड हो रहा है। अब इन 2 रोज की बात करते हैं। ये मेरी यहाँ पर फर्स्ट रो है, दिस इज माई रो 1 एंड ये मेरी यहाँ पर सेकेंड रो है, दिस इज माई रो 2। अब यहाँ अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो कौन कौन सा डेटा आ रहा है फर्स्ट रो में? एक तो मेरा सेल आ रहा है जो कंप्लीटली खाली है, मतलब सेल ने जगह तो घेरी हुई है बट इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ। तो इसको मैं क्या करूँगी, TD नाम से क्रिएट तो कर दूंगी हेडर टैग से एलिमेंट, बट उसको मैं कंप्लीटली खाली छोड़ने वाली हूँ। उसके बाद फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास एक और सेल आ रहा है, इसके अंदर आइटम लिखा हुआ है एवरेज एंड तीसरा आ रहा है रेड आइस। तो एक तरीके से फर्स्ट रो को अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगी TR एंड इस तरीके से फर्स्ट रो के अंदर 3 आइटम्स हैं। एक है मेरा TD जो कंप्लीटली खाली है, दूसरा है मेरा TD जिसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ एवरेज, तीसरा है मेरा डेटा आइटम जिसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ रेड आइस। इसको मैंने क्रिएट कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया। अब इनका साइज देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट सबको एक रो एंड एक कॉलम मिलता है। इस एम्प्टी वाले सेल की बात करते हैं, इसने कितने रोज ऑक्यूपाई किए हैं? इससे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं पूरी टेबल को कवर करती हुई, तो इसने 2 रोज को ऑक्यूपाई किया है। एंड कितने कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया है? एक ही कॉलम चाहिए मुझे टेबल को कवर करने के लिए, तो एक कॉलम को ऑक्यूपाई किया है।
इसकी अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो इसने एक सिंगल रो को ऑक्यूपाई किया है, बट कॉलम्स की बात करूं तो 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पर एक रो है एंड 2 कॉलम्स है। अगर मैं रेड आइज की बात करूं तो इसने 2 रोज को ऑक्यूपाई किया है एंड एक सिंगल कॉलम को ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 2 रोज एंड एक सिंगल कॉलम। अब मुझे पता है 1 तो बाय डिफॉल्ट सबको मिलता है, तो यहाँ से 1 कॉलम हटा देते हैं, यहाँ से 1 रो हटा देते हैं, यहाँ से 1 कॉलम हटा देते हैं। मुझे पता है 2 रोज को ऑक्यूपाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा रो स्पैन इक्वल्स टू। यहाँ पर 2 कॉलम ऑक्यूपाई करने के लिए मुझे टीडी को एट्रीब्यूट देना पड़ेगा कॉल स्पैन इक्वल्स टू, एंड इसे भी मुझे एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा रो स्पैन इक्वल्स टू। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन तीनों को मैं लिखने वाली हूँ। तो अपनी रो के अंदर सबसे पहले मैं डेटा सेल्स क्रिएट करूँगी। सबसे पहले डेटा सेल को रो स्पैन इक्वल्स टू 2 का एट्रीब्यूट देते हुए इसको मैं रखूँगी एम्प्टी। उसके बाद दूसरा सेल मैं क्रिएट करने वाली हूँ, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एवरेज, एंड इसके अंदर कॉल स्पैन की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। तीसरा मैं सेल क्रिएट करूँगी, इसको मैं दूंगी रेड आइज, एंड इसके अंदर भी रो स्पैन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2। अभी के लिए इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर एक सिंगल रो मेरे पास क्रिएट हो गई है, पर अभी के लिए क्या हुआ है, वहाँ पर रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लॉजिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 रोज तक स्पैन करने के लिए अगली रो में भी कुछ आइटम मेरे पास होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड रो की। सेकेंड रो के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 4 आइटम्स हैं। 4 आइटम्स में से ये जो एम्प्टी सेल है एंड ये जो रेड आइज वाला सेल है, इसको हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं फर्स्ट रो के अंदर। तो मुझे 2 आइटम्स को क्रिएट करना है, हाइट एंड वेट। हाइट की बात करें तो ये एक ही रो ले रही है, एक ही कॉलम ले रही है। वेट वाले सेल की बात करें तो ये भी एक रो एंड एक कॉलम को ऑक्यूपाई करता है। तो अब सेकेंड रो को हम क्रिएट करने वाले हैं। सेकेंड रो के अंदर सबसे पहले हम डेटा सेल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आ रहा होगा मेरे पास हाइट, एंड उसके अलावा जो सेल होगा उसके अंदर हम लिखने वाले हैं वेट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश होकर मेरी टेबल बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसी टेबल को हमने क्रिएट करना स्टार्ट किया था। यानी यहाँ पर पहले तो खाली सेल एवरेज और रेड आइज वाला जो सेल है वो सिंगल लाइन में आ रहा था, पर जैसे ही मैंने सेकंड रो को क्रिएट कर लिया वो 2 रोज एडजस्ट होकर पूरा का पूरा उसने वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है फर्स्ट रो वाले आइटम्स ने, जो मैंने एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में उनके लिए डिफाइन किया था। तो इस तरीके से हम टेबल्स को यूज करते हैं HTML के अंदर। एंड टेबल्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एज अ बिगिनर या वेब डेवलपमेंट सीखते टाइम, उनको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो HTML के अंदर टेबल्स वाला जो पार्ट है वो इतना ही है। इसके बाद आपके लिए होमवर्क यही बचेगा कि आप असाइनमेंट वाले जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू टेबल्स उनको कंप्लीट कर लें। उनको अच्छे से हमें टाइम देकर, शुरुआत में छोटे छोटे ईजी प्रॉब्लम्स हमें दिए हुए हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ रहे होंगे वो है फॉर्म्स इन HTML।